नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। हम लोग जिस श्रृंखला पे बात कर रहे थे उसका नाम था हमारा संविधान आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके हम लोगों ने ऑलरेडी 5 एपिसोड्स देख लिए हैं, जिसमें हमने ये समझा था कि दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्टोरिकल जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे हुई, कैसे कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पिक्चर में आया। फिर हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरअसल कैसे बनी थी, संविधान सभा कैसे बनी थी। फिर हमने बात की दरअसल भारत की प्रस्तावना के बारे में या संविधान की प्रस्तावना के बारे में, उसको समझा था। और इसके बाद हम मौलिक अधिकारों के क्रम में बात कर रहे थे। अभी तक हमने सिर्फ समानता का अधिकार देखा है और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट, जिसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अधिकार की बात करेंगे हम आज की क्लास में। अब इसके पहले कि आज की क्लास की शुरुआत करें, पहले हम और आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है ये मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से जो एक चयन है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। इसके साथ साथ देखिए, बहुत जल्दी ही अनअकैडमी अपने प्राइस हाइक करने वाले हैं। तो एनुअल प्राइस हाइक हो इसके पहले यदि आप अपने सपनों को पंख लगाना चाहते हैं तो सही समय होगा कि सीमित व्यय में ही उनको पंख लगा दिया जाए। कुछ जुलाई एक्सटेंशन ऑफर देखिएगा, 12 मंथ के साथ 3 मंथ, 18 मंथ के साथ 4 महीने, 24 और 36 महीने के साथ 6 से 9 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो एब्सोल्युटली फ्री दिया जा रहा है। ये अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र कि यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं तो फुल फी रिफंड करेगा आपको अनअकैडमी। अब ये स्टार बैच हमारी शुरू हो रही है IAS 2024 के लिए। ये 22 जुलाई से लाइव होने वाली है। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप KK लाइव 31 कोड का यूज़ अवश्य करें। ये प्रतिज्ञा बैच है जो मुखर्जी नगर से लाइव हो चुकी है 10 जुलाई 2023 से ही, और इसमें भी यदि आप एनरोल कराना चाहते हैं तो आप KK लाइव 31 कोड का यूज़ करें, जिससे कि आपको कुछ और डिस्काउंट भी मिल सके। इफ़ थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से यदि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में अनअकैडमी आपको 0% EMI पे भी जो सुविधा है वो लेने की अवेलेबिलिटी दे रहा है। अब स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें जो 23 जुलाई को सुबह 11 बजे होगा। तो इसमें भी एक्साइटिंग ऑफर्स हैं, एक्साइटिंग जो गैजेट्स हैं वो सारे जीतने का आपको मौका मिल रहा है, तो आप इसमें भी इनरोल करें। अब देखिएगा, ये 2024 IAS प्रिपरेशन के लिए जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने दी हुई है। 17 जुलाई और 24 जुलाई जो है इसकी स्टार्टिंग डेट है। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। तो देखिए, खास बात जरा हम समझें कि यहाँ पे जो शब्द फोकस करने वाला है वो देखिएगा वर्ड है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता देखिए, अगर इंग्लिश में देखें इसी को हम कहते हैं फ्रीडम, राइट। अब यदि आप प्रस्तावना की बात करें, भारत की प्रस्तावना की, तो वहाँ पे हमने स्वतंत्रता के अधिकारों की क्या चर्चा की है। तो क्योंकि हमने प्रस्तावना का चैप्टर ऑलरेडी देखा हुआ है और उसमें आपको याद होगा कि वहाँ पे भी हम लोगों ने स्वतंत्रता की चर्चा तो की है, लेकिन वहाँ पे अगर इंग्लिश वर्जन आप देखें प्रस्तावना का प्रियम्बल का, इफ यू सी द इंग्लिश वर्जन ऑफ द प्रियम्बल, देन यू कैन सी कि वहाँ पे जो वर्ड है वो फ्रीडम नहीं लिखा है, वहाँ पे जो शब्द लिखा है वो है लिबर्टी। लिबर्टी, देखिए, सबसे पहले जरा समझते हैं, एक शब्द है फ्रीडम और एक शब्द है लिबर्टी, राइट। तो जब हम प्रस्तावना देखते हैं, क्योंकि प्रस्तावना हमने देखा था कि जब पूरा संविधान लिख गया था ना, तो सबसे लास्ट में जो प्रस्तावना है उसको ऐड किया था, यानी प्रस्तावना को सबसे लास्ट में इंक्लूड किया गया था, किसमें, भारत के संविधान में, राइट। और बाकी सारी चीज़ों को तो हमने क्या कहते हैं पहले ही लिख लिया था, पहले ही सारा कुछ जो है सेटअप कर दिया था, राइट। तो खास बात देखिए, जरा समझिएगा कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, मतलब भारत के प्रस्तावना में जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लिबर्टी की, राइट, लिबर्टी की। यानी प्रस्तावना इज टॉकिंग अबाउट, प्रियम्बल इज टॉकिंग अबाउट लिबर्टी। और जैसे ही मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने जो शब्द रखा है वो है फ्रीडम। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी लिबर्टी और फ्रीडम में ही जो मुख्य अंतर है वो दरअसल क्या है, राइट। तो जब हम बात करते हैं लिबर्टी की, तो लिबर्टी में याद रखिएगा कि यहाँ पे निर्बंधन का कोई काम नहीं है, निर्बंधन नहीं है, मतलब यहाँ पे व्यक्ति को स्वयं पता है
यहाँ पे व्यक्ति को स्वयं पता है कि कहाँ उसके अधिकारों की जो सीमा है वो समाप्त हो रही है, कहाँ उसको अपने अधिकारों पर रोक लगानी है। उसको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ तक से किसी और के अधिकार शुरू हो रहे हैं, इसलिए मुझे अपने अधिकारों का अभ्यास अब यहीं पर रोक देना है, राइट। यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य शक्ति, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो राज्य का कोई टूल हो, जैसे पुलिस, प्रशासन, कोई भी राज्य का टूल या राज्य हो या कोई भी शक्ति आपको बाहर से नहीं बताएगी कि भाई रुको अब तुम्हारा फ्रीडम खत्म हो गया। यानी लिबर्टी इज समथिंग विच इज एक्सरसाइज्ड बाय द सिटीजन इटसेल्फ, जहाँ पे लोग खुद ही उस बात को समझें और उसका एक्सरसाइज करें। वहीं जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपके निर्बंधन रहते हैं, युक्त निर्बंधन रहते हैं। तो अगर युक्त निर्बंधन रहेंगे तो इसका मतलब कोई बाहरी, कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको लगा रहा है, जो आपको रोक रहा है। जैसे हमारी गाड़ियों में जब हम स्कूटी या बाइक या कार ड्राइव करते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे पास एक मतलब आपके हाथ में आपकी स्टीयरिंग है, आपके हाथ में आपका क्लच है, ब्रेक है, आप जितनी तेज चाहो मतलब एक्सीलरेटर लेके आप अपनी स्पीड को बूम कर सकते हैं। लेकिन जो जगह जगह रोड पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं ना, कहते हैं स्पीड को मिनिमाइज करो, स्पीड को कंट्रोल करो, राइट। यानी गाड़ी में तो आपको फुल पावर दे के रखा है कि आप चलाओ जैसे चलाना है, लेकिन हमने रोड पे जो है स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए हैं। सेम वे अब क्या है कि अगर आपको खुद पता हो जाए कि भाई 120 कब स्पीड लेनी है, कब 80 लेनी है, तो दैट मीन्स कि अब आपको लिबर्टी है, राइट। और अगर हम स्पीड ब्रेकर लगा के आपको रोक दें तो इसका मतलब यहाँ पे फ्रीडम है। फ्रीडम जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स होगा, लिबर्टी जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा। अब क्योंकि प्रस्तावना गोल की बात कर रहा था तो गोल इसका मतलब हमारे संविधान वेत्ताओं का जो लक्ष्य था वो उस तरह की स्वतंत्रता की कल्पना थी जहाँ पे हर व्यक्ति हर मामले में संप्रभु हो जाए, ठीक है। और इसीलिए एक फेमस थिंकर का जो कोट है वो है, स्टेट इज इंडिविजुअल एट लार्ज, यानी व्यक्ति को ही अगर असीमित कर दें, व्यक्ति को ही फैला दें तो वो राज्य बन जाता है। तो अगर राज्य को संप्रभु करना है तो जरूरी है पहले व्यक्ति संप्रभु हो जाए। और व्यक्ति संप्रभु कब होगा, जब उसमें आप युक्त निर्बंधन भी ना लगाएं, राइट। जैसे राज्य अपनी कर्तव्यों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, वैसे व्यक्ति भी अपने कर्तव्यों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। मेरे ख्याल में आप स्वतंत्रता में लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। तो अभी जिस चीज़ की हम और आप बात करने जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम नॉट लिबर्टी। यानी अगर यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स भी बैठा हुआ है। अब देखिए ये भी एक अपने आप में डाइसी की बात है, राइट। एक तरफ तो हमें अधिकार दिए जाएं, मौलिक अधिकार, और दूसरी तरफ एक बाहर से कोई शक्ति भी बैठा दो कि भाई तुम देखते रहना कि कब यहाँ पे ज़्यादा अधिकारों का अभ्यास ना हो जाए, राइट। तो एक तरफ आप अधिकार दे रहे हैं और दूसरी तरफ एक कैप लगा रहे हैं कि भाई अधिकार को सीमित कर दो, अधिकारों को रोक दो। फिर ये कैसा अधिकार, ये तो कहा गया अधिकार दे के भी अधिकार को छीन लिया गया। तो इस बेसिस पे कई सारे जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, ये कोई भी एक तरीके से निरंकुश अधिकार नहीं है या पूर्ण अधिकार नहीं है जिसका व्यक्ति जो है निर्वहन कर सके। फिर भी क्लास के लास्ट में जब हम ये पूरा टॉपिक समझ लेंगे तब हम देखेंगे कि कितना एब्सोल्यूट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। तो देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अगेन ये संविधान के भाग 3 में जो भी राइट्स दिए हैं वो सबके सब मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। कुल हमारे जो है 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का हमने देखा है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों की कुल मिला के जो चर्चा है वो अनुच्छेद नंबर 19 से लेकर अनुच्छेद नंबर 22 तक की गई है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक जिस चीज़ की चर्चा हमें मिलती है वो है स्वतंत्रता के अधिकारों की चर्चा। अब क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, 20, 21, 22 में समझते हैं वन बाय वन। मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। इसके जो प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी के जो प्लेटफॉर्म है, जो यूट्यूब चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप सारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। इसके साथ साथ जितनी भी प्रीवियस नोट्स थी यानी जो पीडीएफ थी वो भी आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दी गई है। इसके साथ साथ भी जैसे जैसे मैं वीडियो लेते जाऊँगी, आपकी क्लासेस होती जाएंगी, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। एक बार फंडामेंटल राइट समअप हो जाता है तो वी विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस ऑल्सो।
हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे देंगे, मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, जिसमें कि आप उसकी प्रैक्टिस भी कर सकें, राइट। तो अभी तो मेरे पास टेलीग्राम जो ग्रुप है वो नहीं है, लेकिन हाँ जो लेट्स क्रैक क्योंकि यूपीएससी सीएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है, आप वहाँ से क्वेश्चंस लेके डाउनलोड कर लीजिएगा आफ्टर जैसे ये आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा उसके बाद, राइट। मेरे ख्याल में 1 से 2 दिनों में फंडामेंटल राइट हम समअप कर लेंगे। तो चलिए एक एक अधिकार जरा समझते हैं। सबसे पहले बात अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19, देखिए ये जो अनुच्छेद 19 है ना, इसने एक्चुअली दो इसके आर्टिकल्स हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा बेसिक से समझें तो इसको कहा जाता है, जैसे मान लो ऐसे लिखा है, इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 19। अगर मान लो इस तरीके से लिखा है और एक ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, तो कहेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, एक ब्रैकेट मतलब आर्टिकल 19 क्लॉज 1। वहीं अगर एक और ब्रैकेट लगा दीजिए ऐसे है तो क्या कहेंगे, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसको कह देते हैं बेटा सब क्लॉज, ठीक है। अब सपोज करो एक और लग गया तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी, उसके बाद सब नहीं होगा, सब क्लॉज ए सब क्लॉज बी। इस तरीके से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी रीडिंग करते हैं, ठीक। तो देखो आर्टिकल जो 19 है ना, इसके दो पार्ट हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, राइट। क्लॉज मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जहाँ एक और अधिकार दे रहा है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 अधिकार दे रहा है, तो और अधिकार दे रहा है तो किसको दे रहा होगा, किसको दे रहा होगा, व्यक्ति को। देने वाली संस्था कौन, आपका संविधान। संविधान आपको किसको दे रहा है, नागरिकों को। यहाँ पे फोकस करिएगा, लोगों को नहीं, नागरिकों को। whomsoever is the citizen of India has been or shall be provided these rights, these fundamental right has been awarded to the citizen of India। और एक चीज़ और, आर्टिकल 19 केवल और केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, राइट। तो कोई विदेशी आके बोले कि मुझे मैं 19 का अभ्यास कर रहा हूँ तो वो नहीं कर सकता। याद रखिएगा 19 जो है, आर्टिकल 19 जो है एक्सक्लूसिव है आपके सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। तो देखिए अगर आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट 19 क्लॉज 1 जो अधिकारों की बात करता है, किसके अधिकारों की, सिटीजन के अधिकारों के, यानी इसमें जो भी चीज़ें दी हैं वो सिटीजन के अधिकार हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, राइट। और 19 क्लॉज 2 बात करता है एक अधिकारों पे युक्त निर्बंधन की, यानी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सिटीजन्स को अधिकार दे रहा है इन स्वतंत्रताओं के अभ्यास का। वहीं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 अधिकार तो दे रहा है लेकिन सिटीजन को नहीं, राज्य को, कि वो इन अधिकारों पर कब और कैसे युक्त निर्बंधन लगा सकती है। कैसे तो नहीं पर लगा सकती है क्या, ये बता रहा है 19 क्लॉज 2। यानी 19 क्लॉज 1 is talking about the right given to the citizen of India, where Article 19 clause 2 again talking about the rights, but these right has been provided to the state कि कब वो जो है इसको रोक लगा देंगे, कर्ब कर लेंगे, या कह लीजिए कर्ब कहना तो मतलब सही शब्द नहीं होगा, निर्बंधन लगा देंगे कि भाई युक्त निर्बंधन में नहीं, युक्त कब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा कौन, राज्य। तो आर्टिकल 19 के दो पार्ट हैं। पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1, यानी वो जो राइट्स जो आपके सिटीजन्स को मिले हुए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में कुल इतने अधिकार हैं जो आपके सिटीजन्स को मिले हुए हैं, ठीक है। भाषण की मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जितने भी हैं ये आपके मिले किसको हैं, तो मिले हैं आपके नागरिकों को, ठीक है। ये सारे अधिकार भारत के नागरिकों को मिले हैं। वहीं 19 क्लॉज 2 में स्टेट इन पे युक्त निर्बंधन लगाएगी। जैसे एक एक चीज़ को जरा समझते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, जैसे हिंदी में का लिखा है, इंग्लिश में ए कहेंगे। सब क्लॉज ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, ठीक है, भाषण देने का, और अभिव्यक्ति, विचार करना और अभिव्यक्ति करने का अधिकार देता है। विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार देता है तो आप समझिएगा इसमें, सपोज करो अगर मेरे पास विचार देने का अधिकार है, मतलब मुझे बोलने का अधिकार है, विचार देने का अधिकार है, सोचिएगा जरा कि क्या मैं ना बोलूं, ना बोलना भी क्या मेरा विशेष अधिकार है क्या। जैसे मान लीजिए कि किसी टॉपिक को लेके इफ समबडी सेइंग समथिंग, मतलब वो अपने भाषण दे रहा है, अभिव्यक्ति कर रहा है, ठीक। हो सकता है किसी चीज़ को लेके साइलेंस ही आपकी अभिव्यक्ति हो, राइट। मान लो कि आप चुप रह जाएं, तो क्या वो भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो याद रखिएगा हाँ वो भी आपकी स्वतंत्रता है। यानी बोलने के अधिकार में ना बोलने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। प्री के क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा कि बोलने का अधिकार 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए दे रहा है, जहाँ पे आपकी मतलब विचार करने का और अभिव्यक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता है। बट अगर विचार करने की स्वतंत्रता है या बोलने की आज़ादी है तो इसका मतलब है ना बोलने की आज़ादी भी है क्या,
तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ऑलरेडी ये क्लेरिफाई कर दिया है कि बोलने के अधिकार में ना बोलने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है कि इफ़ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनीथिंग, इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, देन इट्स ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट विच हैज़ बीन डेल्ट विद आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू ऑल। अब यानी पहला क्या है, आप अपने भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या सरकार इस पर निर्बंधन लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। कैसे लगा सकती है कि यदि आपके बोलने से सोवरेनिटी पे अटैक होता है, भारत की संप्रभुता में कोई भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जो भी हम बता रहे कि राज्य निर्बंधन लगाएगा, कहाँ से लगाएगा, तो बेटा 19 क्लॉज 2 से लगा रहा है। ठीक, ए में दे रहा है कि आप बोलिए, विचार करिए, लेकिन आपके बोलने से यदि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता और जो स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो रहा है, पीसफुल जो मतलब जो पीस है वहाँ पे स्टेट में वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपके बोलने के अधिकार पर राज्य अंकुश लगा सकती है। मेरे ख्याल में आप आर्टिकल 1 समझ पा रहे होंगे। आर्टिकल मतलब 19 क्लॉज 1 का पहला जो पार्ट है, ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। पहला, बोलने का विचार करने की आज़ादी है, तो विचार ना करने की भी आज़ादी है। सरकार रोक सकती है 3 मामलों में, संप्रभुता, अखंडता और लॉ एंड ऑर्डर को। दूसरा देखिए, क्या आप इकट्ठा हो सकते हैं? तो इकट्ठा हो सकते हैं, क्या लगेगा हाँ भाई इकट्ठा हो जाओ, लेकिन वो इकट्ठा कैसा होना, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि आप आर्म्स लेके निकल कर राज्य के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहे हैं, या जिसकी वजह से अगेन भारत की संप्रभुता, अखंडता, लॉ एंड ऑर्डर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर राज्य आपको रोक लगा सकती है। अदरवाइज क्या राइट टू प्रोटेस्ट है? जैसे मान लो कि जो राइट टू प्रोटेस्ट का जितने भी ना लोग अनशन पर बैठते हैं, धरना देते हैं, तो क्या हम इसको इलीगल मानेंगे? नहीं, इसको इलीगल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। कब तक? जब तक वहाँ पे किसी भी तरीके का वायलेंस ना हो जाए, जब तक उससे देश की संप्रभुता, अखंडता और पीस एंड ऑर्डर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तब तक अनशन, राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट कम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में। ठीक, एक चीज़ और जरा सोचिए, देखो जो जितनी भी हमारी मीडिया के बारे में आपने देखा होगा, मीडिया सबसे ज़्यादा हम जिसको देखते हैं उसी की जैसे राय बनती है, तो इस समय इंडिया में जो राय बनाने में या ओपिनियन बनाने में जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वो तो है हमारी मीडिया, वही रोल प्ले करती है, राइट। तो अब अगर हम मीडिया की बात करें तो सॉरी, जो भी मीडिया जो भी राइट्स एक्सरसाइज करती है उसके लिए कोई फंडामेंटल राइट अलग से तो नहीं है, वो भी तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज कर रही है। तो जो भी मीडिया के राइट्स है वो सब इसी से गवर्न होते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। ठीक है। थर्ड देखिए, क्या आप यूनियन बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन, बहुत सारे यूनियन है ना इंडिया में, तो संघ बना सकते हैं। हाँ, सब बना सकते हैं, लेकिन अगेन 3 बातें, संप्रभुता, एकता और अखंडता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप संघ और यूनियन भी बना सकते हैं। रहता है आपको अधिकार आर्टिकल 19 का, सब 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। 19 क्लॉज 1 का देखिए, ये जो अधिकार है ना, भारत के पूरे देश में, पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, देखिए ये एक्चुअली भारत को अखंडता प्रदान करने के लिए अधिकार लाया गया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर हम लोगों को रोकेंगे ही कि भाई तुम इस क्षेत्र में ना जाओ या यहाँ जाने के लिए तुम्हें ये विशेष चीज़ें करनी पड़ेगी, तो इससे भारत एक तो हो गया, भारत अखंड नहीं हो पाएगा, राइट। अखंडता और एकता दोनों हमारे प्रस्तावना में देखिए हमने लक्ष्य लेके रखा था। इसीलिए ज़रूरी है कि भारत का कोई भी नागरिक हो वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सके, सो दैट कि इंटीग्रिटी कैन बी प्रमोटेड। तो अखंडता को प्रमोट करने के लिए देखिए ये वाला आर्टिकल भी और ये वाला भी आर्टिकल, दोनों को जो है जोड़ा गया है कि ना केवल आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं, बल्कि किसी भी हिस्से में निवास भी कर सकते हैं और बस भी सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे 3 ऐसे आपने राज्य सुने होंगे जहाँ पे आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, साफ साफ लिख देते हैं, इनर लाइन परमिट। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ज़रूर कि भारत में ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें एंट्री करने के लिए किसी भी सिटीजन को इनर लाइन परमिट लेने की ज़रूरत होती है, राइट। तो इसके साथ साथ देखिए 44वां संविधान संशोधन जो तब लाया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन में खूब सारे परिवर्तन कर दिए गए थे ना, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं।
तो उसी को बैलेंस करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था और इसमें ये अधिनियम जोड़ दिया गया था कि संपत्ति अर्जित करना, धारण करना और निपटान करना जो है इट इज़ परमिटेड। इसके अलावा देखिए इसी का कंटिन्यूएशन कि एक तो आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और बसने के साथ ही साथ आप कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार भी स्थापित कर सकते हैं। इसी में भी रिसेंट में आपने देखा होगा कि बिहार में टीचर रिक्रूटमेंट को लेके अभी अभी कुछ पोस्ट आई है, राइट, जो प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट को लेके है। इसके लिए बिहार में एक प्रदर्शन होने लगा था क्योंकि बिहार सरकार ने अदर स्टेट के बच्चों को भी अपने यहाँ पे एग्ज़ाम देने का परमिशन कर दिया था कि ठीक है अदर स्टेट वाले भी जो बिहार में जो अप्लाई कर सकते हैं। इसको लेके जो बिहार के बच्चे हैं वो सब बहुत गुस्सा हो गए कि अरे ये क्या, हमारे पास तो वैसे सीमित संसाधन है, उसने भी अदर स्टेट को आपने एंट्री कर दी। तो वहाँ पे एक तो आर्टिकल 15 जिसमें हमने देखा था कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। वहीं जो दूसरा आर्टिकल है कि भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो कहीं भी व्यवसाय और व्यापार कर सकते हैं, राइट। तो ये दोनों ही अधिकार वहाँ से जो ये जो फैसला है इसको डील कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सभी को स्टेट में अपीयर करने का परमिशन दे रखा है। आगे देखिएगा, राइट, ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कि कब आपको निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि देश की संप्रभुता, अखंडता खंडित हो, सुरक्षा, विदेशों से संबंध, नैतिकता, ये सब अगर होता है, न्यायालय की अवमानना होती है, मानहानि होती है, तो 19 क्लॉज 2 के तहत राज्य क्या कर सकता है, निर्बंधन लगा सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप आर्टिकल 19 को समझ पाए होंगे कि 19 के दो पार्ट हैं, एक 1 जिसमें सिटीजन को राइट है, एक 2 जिसमें स्टेट उन्हीं राइट को कर्ब कर सकता है। कब कर सकता है, जब ये सारे प्रोविजंस जो है आड़े आते हैं। अगर ये सारे प्रोविजंस जो सिटीजन नहीं मान रहा है तो राज्य उस पर निर्बंधन भी लगा सकता है। चलो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी कि मतलब जितने भी हम लोकतांत्रिक देश देखते हैं सब में 3 अधिकार सबको दिए हुए हैं, तो हमें भी ये जो है 3 अधिकार देना चाहिए अपने सिटीजन्स को। जिसमें पहला अधिकार है कि वो कोई भी कानून यदि सिटीजन ब्रीच करे तो हमें उसको दंडित कब करना चाहिए। एक होता है कि नाम सुने होंगे आप, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, राइट, जब से नियम लागू हुआ तब से करें या बहुत पहले से इसको लागू करते हैं। अच्छा सोचिए एक ऐसी कंडीशन एक इमेजिन करिए कि सपोज करिए आप किसी मंदिर में गए, ठीक, मंदिर में गए और लेट से कि आपने किसी का जूता चोरी कर लिया। ठीक है, मंदिर के बाहर सब लोगों ने अपने शूज़ खोल के मंदिर में जा रहे थे और आपको बहुत अच्छा एक ब्रांडेड जूता दिख गया, आपको बहुत दिनों से उसकी तलाश थी, राइट, आपने वो जूता चोरी कर लिया। ठीक, अब सपोज़ करो वो पर्सन जूता चोरी करते करते नहीं मिल रहा उसका जूता, बहुत ढूंढा, फिर अचानक देखा उसने आपने पहन रखा है। ऐसे में वो पर्सन सरकार से बोले कि सरकार इसने तो मेरा जूता चुरा लिया। तो सरकार क्या करे, आप संसद में एक बिल पास कर दें। सपोज़ करिए कि आज 21 तारीख है, आज आपने वो जूता चोरी कर रखा है। ठीक, सरकार जो है एक मतलब कानून ला दे कि अब जो जूता चोरी करेगा उसको फांसी दे दी जाएगी, उसको फांसी पे लटका देंगे। ठीक, और एक लाइन सरकार और ऐड कर दे, ये जो कानून है वो 21 तारीख से लागू होगा, राइट। अब क्योंकि 21 तारीख के पहले तक तो जूता चोरी करने पे फांसी नहीं लगती थी, राइट, 21 तारीख से जूता चोरी करने पे फांसी लगी है। आपको क्या पता था, आपने तो ये सोच के चुराया था कि बस 1-2 थप्पड़ लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको तो सीधे फांसी मिल रही है। तो क्या ये आपके साथ अन्याय होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डील कर रही थी, राइट। अब उन्होंने सोचा कि हम इस चीज़ को लागू कैसे करें, क्या लेके आए, मतलब हम सरकार को क्या अधिकार दें, ये कानून किस दिन से लागू करो, जिस दिन कानून बन जाए उस दिन से, या एक्स पोस्ट फैक्टो यानी भूतलक्षी विधान लागू करो, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती रही, तो यहाँ पे फाइनल आउटकम ये निकला कि हम दोनों ही अधिकार सरकार को दे देते हैं कि यदि संसद या सरकार चाहे तो किसी भी कानून को प्रीवियस डेट से यानी भूतलक्षी विधायन भी कर सकती है, मतलब जैसे किसी सर्टेन डेट के पहले से भी लागू कर सकती है, और सरकार यदि चाहे तो किसी भी कानून को सेम डे से भी लागू कर सकती है। अब इसमें क्या होगा कि सारी सर्वोच्चता फिर तो आपने संसद को दे दी, और सर्वोच्चता किसकी होनी चाहिए, संविधान में सर्वोच्चता किसकी, तो कहा गया संविधान में, क्योंकि संविधान लोगों ने बनाया है इसलिए लोगों का जो तंत्र है लोकतंत्र वो बना रहना चाहिए, राइट।
ऐसे में यदि हम सरकार को सर्वोच्च कर देंगे तो फिर तो सरकार निरंकुश हो जाएगी। तो हमें डिफाइन कर देना चाहिए कि कब सरकार कोई कानून आगे वाली डेट से लगा सकती है, मतलब कानून के लागू होने के बाद उसको कर सकती है या बैक डेट से कर सकती है। ऐसे में फिर ये तय किया गया कि यदि मामला सिविल होगा, सिविल प्रोसीजर होगा, सिविल होगा, तो किसी भी कानून को बैक डेट से लागू किया जा सकता है। ये कानून एक्चुअली ये जो आपने वोडाफोन का केस सुना होगा, जिसमें जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने वोडाफोन ने जो है टैक्स को लेकर टैक्स चोरी की थी, और टैक्स जो चोरी है उसके लिए सरकार ने कानून बनाया था, उसको बैक डेट से लागू कर दिया था। राइट, कभी हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो उस केस की चर्चा भी हम लोग आपस में किया जाएगा। राइट, लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ सरकार ने, संविधान सभा ने ये भी फैसला लिया कि एक तो जैसे सिविल मैटर होगा तो आप उसको बैक डेट से लागू कर दीजिए, वहीं अगर कोई क्रिमिनल मैटर होगा तो आप उसको जिस दिन आपने कानून बनाया उस दिन से आप उसको लागू करें। राइट, जैसे आपने चोरी वोरी कर दी तो जिस दिन चोरी किया है अगर उस दिन वैसा जो भी कानून था उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 21 में देखिएगा 3 तरह के अधिकारों की बात होती है, 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2 एंड 20 क्लॉज 3। ठीक है, 3 अलग अलग इसके क्लॉजेज हैं। तो 20 क्लॉज 1 इसमें जिसकी बात है वो ये है कि कुछ मामलों में जो है, देखिए ये इसका टैग लाइन देख लीजिए, दोष सिद्धि की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें 20 क्लॉज 1, 20 क्लॉज 2, 20 क्लॉज 3 अलग अलग जरा समझ लेते हैं। देखिए पहला वाला जो 20 क्लॉज 1 है ये बात करता है भूतलक्षी विधायन की। ठीक है, कई बार हमसे कीवर्ड पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, यानी बैक डेट से क्या कानून लागू हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वो कानून होगा आपका सिविल। क्रिमिनल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन ही जिस दिन जब बनेगा तब से लागू होगा। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 देखिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 आर्टिकल 20 क्लॉज 2 का मतलब ये है कि सपोज करो किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया, उसको दंड मिल गया। अब दंड मिल गया, उसके बाद फिर से उसको दंड दे रहे हैं, फिर से उसको वो हरासमेंट कर रहे हैं। अब इस तरीके से तो वो आदमी कभी जी ही नहीं पाएगा। देखिए दंड का मतलब क्या होता है, सपोज करिए किसी ने कोई गलती की। राइट, ऐसे समझो कि आपने 500 रुपये की कहीं से चोरी कर ली। अब 500 रुपये की चोरी करने के बदले में, क्योंकि आप चोरी के आरोप पे पकड़े गए थे, तो आपको सज़ा मिल जाएगी। ठीक है, इसको 1 महीने तक जेल में रख दो और इससे 500 रुपये ले लो। ठीक है, अब आपने जब जेल में आप बंद हो लिए तो देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुल मिला के मोटो ये नहीं था कि आपको नीचा दिखाया जाए। कुल मिला के मतलब था, हमारे यहाँ जो जेल का मतलब होता है, प्रिजन का मतलब होता है, इट्स ऑल अबाउट रिफॉर्मेशन। यहाँ पर रिफॉर्म की बात होती है। तो इसका मतलब फिर तो आपका रिफॉर्म हो गया, आप उस दोष से मुक्त हो चुके। अब क्या उसी दोष के लिए आपको बार बार पीनलाइज किया जाए, बार बार आपको सजा दी जाए? इस चीज़ की बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, और कहा गया एक ही दोष के लिए किसी भी व्यक्ति को बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। दिस इज द प्रोविजन गिवन बाय द आर्टिकल 20 क्लॉज 2, जिसको हम कहते हैं आपका डबल जियोपार्डी। और इसी में एक और आर्टिकल है जो है 20 क्लॉज 3। इसमें इसका जो टैगलाइन है, थीम है, इसको कहते हैं सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ठीक, सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये बात होती है। तो आर्टिकल 20 जो स्वतंत्रता की का जो अधिकार है, इसमें 3 के क्लॉजेस हैं, 20 क्लॉज 1, 2 एंड 3। इसमें पहला आपका हो गया एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, दूसरा हो जाएगा आपका डबल जियोपार्डी और तीसरा हो जाएगा सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मेरे ख्याल में आप बात समझ रहे होंगे। जरा आगे देखते हैं आर्टिकल 21। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कि जितना ज़्यादा कहा जाए कि इस आर्टिकल के बारे में बात होती है, शायद ही किसी के बारे में होती होगी। इसमें देखिए खास बात, अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, एक शब्द है विधि की स्थापित प्रक्रिया, दूसरा शब्द होता है विधि की उचित प्रक्रिया।
ठीक है। देखो, विधि की स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या? विधि की स्थापित प्रक्रिया मतलब कि जो विधि में कह दिया गया वो, उसको कहते हैं विधि की स्थापित प्रक्रिया। मतलब जो संविधान में लिख दिया गया, जो कानून में लिख दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल किया जाए तो हो गया विधि की स्थापित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ कि चलो उस प्रक्रिया को हम लागू कैसे करें, किस हिसाब से करें, कितना उसका एक्सरसाइज करें, उसको कहेंगे विधि की उचित प्रक्रिया, राइट। जैसे आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, राइट, सब बराबर बराबर हैं। तो ये हो गया विधि के स्थापित, विधि ने स्थापित कर दिया कि सब बराबर बराबर हैं। लेकिन उचित प्रक्रिया का मतलब कि हमने वहाँ पे जैसे एफर्मेटिव एक्शन कुछ लिया, किसी को हमने देखा कि सब बराबर बराबर नहीं है, इनके इसमें कुछ लोग हैं जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए, तो हमने उनको रिजर्वेशन दे दी। या आपने देखा होगा अभी हालिया EWS रिजर्वेशन दिया गया, राइट। तो इसको हम कहते हैं विधि की स्थापित प्रक्रिया की उचित प्रक्रिया। यानी विधि की उचित प्रक्रिया क्या है कि हाउ टू एक्सरसाइज दैट लॉ, राइट। तो इसमें दो बातें हैं, विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। पहले जरा आर्टिकल देखिए, 21 कहता है कि विधि की स्थापित प्रक्रिया के अलावा, मतलब जो विधि में लिखा गया है उसको छोड़कर आप किसी को भी मतलब नागरिक को उसके जीवन से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से विमर्श नहीं कर सकते। देखिए, जो मूल नारा था वो था लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। 3 चीज़ों का जो अधिकार है, कहा जाता है कि व्यक्ति राज्य को सौंपता है। लाइफ यानी अपना जीवन, लिबर्टी यानी अपनी स्वतंत्रता, और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। लेकिन आर्टिकल 21 में लाइफ और लिबर्टी की तो बात है, प्रॉपर्टी की बात नहीं है, ठीक है। तो कहा गया कि स्थापित प्रक्रिया से आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। किस चीज़ से वंचित नहीं कर सकते? कहा गया एक तो उसकी स्वतंत्रता से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, और उससे आपके जीवन से आप इसको वंचित नहीं कर सकते। तो क्या है स्वतंत्रता? मतलब विधि की उचित प्रक्रिया, मतलब विधि की स्थापित प्रक्रिया से आप वंचित नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें ये डिफाइन करना होगा ना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही हम दरअसल क्या समझते हैं, राइट। तो इसमें जो है पहले जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इसको जो इंटरप्रेट करती है वो जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी ने दरअसल अपने मेनका गांधी केस में इसको जो है स्थापित किया, विधि ने इसको इलेबोरेट किया संविधान ने, और उन्होंने बोला कि जो हमने जीवन और स्वतंत्रता की बात की है, जीवन की बात की है, जीवन का मतलब केवल जीना नहीं है, जीवन का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, जीवन का मतलब है गरिमामय जीवन, डिग्निफाइड लाइफ। गरिमामय मतलब कि यदि मान लो आपके पास फैसिलिटी है तो आपने खाना खा के आप सरवाइव कर रहे हैं, अच्छा खाना खाइए, बिल्कुल फ्रूट सैलेड ये वो और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा सब लेके बैठिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भूख से ही मर जाए। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास घर है तो वो रह रहा है, बट कोई व्यक्ति इसलिए मर जाए क्योंकि उसके पास रहने के लिए शेल्टर ही नहीं है। तो फिर हमने उसको कैसा मौलिक अधिकार दिया है? क्या हमने सिर्फ जीवन जीना बोल दिया कि हाँ जियो? तो जीवन जीने में गरिमामय जीवन का अधिकार है, यानी कोई किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का इस आधार पर हनन ना हो कि उसके पास जो है सीमित चीज़ें हैं, सीमित स्वतंत्रता है। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकार में गरिमामय जीवन को इलाबोरेट कर दिया गया। और जैसे हमने कहा गरिमामय जीवन, तो हर तरह के जितने भी अधिकार अभी हमारा आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं वो इसी आर्टिकल 21 में जुड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा निजता का अधिकार, यानी कि फेसबुक आपका है, आपका यूट्यूब है, आप क्या देखना चाहते हैं ये आपका अधिकार होना चाहिए, किसी का और का नहीं। अगेन दिस कम्स अंडर द गरिमामय जीवन का अधिकार डिग्निफाइड लाइफ के अंतर्गत आया। सोने का अधिकार डिग्निफाइड लाइफ में है। इसके साथ साथ आप देखिए आश्रय का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, जेल में दोषी के साथ कैसे जो है व्यवहार किया जाएगा वो अधिकार, जमानत का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार इसी गरिमामय अधिकार की इलैबोरेशन पे जो है स्थापित हुए हैं। आर्टिकल 21 को डिटेल में पढ़ना चाहिए वैसे तो इफ़ यू से तो डेफिनेटली वी विल ब्रिंग अ सेपरेट सेशन ऑन आर्टिकल 21, जिसमें हम लोग आर्टिकल 21 को डिटेल में कवर कर लेंगे। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा इफ़ यू पीपल नीड इट, तो डेफिनेटली हम लोग आर्टिकल 21 को एक सेपरेट सेक्शन में ही कवर कर लेंगे, जिसमें आपको पुट्टा स्वामी का केस, आधार कार्ड का जो इशू है वो सारा कुछ वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट लेक्चर, राइट। नहीं तो ये बहुत बल्कि हो जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 रहा। फिर उसके बाद देखिए 2002 में इसी आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया और एक आर्टिकल 21A जोड़ दिया गया। देखिए सामने 21A, और इसमें ये कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या दिया जाएगा? शिक्षा। कैसी शिक्षा? मुफ्त। मुफ्त मतलब उनको पैसा नहीं। अनिवार्य मतलब देना ही देना है। अनिवार्य मतलब दिस इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट कि भाई आप 6 से 14 साल के बच्चों को
शिक्षा दें। इसके साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों में भी 51A क्लॉज के जोड़ा गया, सब क्लॉज के आपको पता होगा जोड़ा गया है, जिसमें यहाँ पे पेरेंट्स से बाइंडिंग किया गया कि वो कम से कम अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि ये उनका मौलिक कर्तव्य है, राइट। तो देखो, कोई भी देश उन्नति तब करेगा जब लोग पढ़े लिखे होंगे, राइट। और पढ़े लिखे लोगों की जो अपब्रिंगिंग है वो बचपन से ही संभव है। इसके लिए दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ माइलस्टोन, ये हमारे संविधान का एक माइलस्टोन है, इसको अचीव किया गया। तो इसमें ये है कि 6 से 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा, और ये DPSP के जो अनुच्छेद 45 का गोल है उसी को फुलफिल करने के लिए ये अधिकार लाए गए। तो जैसे हम आपसे पूछें मौलिक कर्तव्य और DPSP में कौन बाइंडिंग है, कौन बाध्यकारी है, तो आप कहेंगे दोनों ही बाध्यकारी हैं। जो DPSP है बस उसमें इतना ज़रूर है कि ये राज्य पर निर्भर करता है कि जैसे जैसे उसके पास संसाधन हो जाएंगे वो इन अधिकारों को जो है नागरिकों को प्रदान कर देगा। तो जैसे आर्टिकल 40 में आपने देखा होगा, पंचायत की बात है, बाद में पंचायत को बना दिया गया ना कानून, राइट। इसी तरीके से 45 में शिक्षा की बात, तो शिक्षा को बना दिया गया। तो आई होप कि यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि DPSP और फंडामेंटल राइट दोनों ही बाध्यकारी हैं, ठीक है। आप जरा आर्टिकल 22 की बात कर लें तो देखिए इसमें 2 तरह की बातें होती हैं, एक है दंडात्मक, एक है निवारात्मक। इसमें देखिए आर्टिकल 22 क्या कह रहा है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में सुरक्षा प्रदान करना, राइट। देखो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन कभी गिरफ्तार ही नहीं होगा, राइट। कुछ प्रॉब्लम हो गई तो देखो, मतलब कोई भी राज्य में कोई भी क्राइम हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो सरकार को सुरक्षा भी तो देखेंगे, तो वो लोगों को अरेस्ट करेगी, ठीक है, अरेस्ट करेगी और डिटेंशन करेगी। लेकिन ऐसे में जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उस पर भी तो उसके पास भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। तो इसमें देखो 2 चीज़ें हैं, पहला कि आपने अरेस्ट तो कर लिया, राइट, लेकिन अब इस पर जुर्म साबित नहीं हुआ है। ऐसे में किस तरह के अधिकार और कब आप किसी को अरेस्ट करेंगे, तो 2 तरह के शब्द इसमें आते हैं। पहला होता है दंडात्मक, दूसरा होता है निवारात्मक। दंडात्मक इसको कहते हैं प्यूनिटिव, इंग्लिश में कहते हैं प्यूनिटिव। निवारात्मक इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव मतलब यदि किसी ने अपराध कर दिया है तो तब आप क्या करेंगे, तो वो होता है प्यूनिटिव, यानी अधिकार करने के बाद आर्टिकल 22 काम करता है। प्रिवेंटिव मतलब कि जब अपराध नहीं हुआ है उसके पहले प्रिवेंट कर देना, ताकि आने वाले समय में जो है क्राइम ना होने पाए, तो प्रिवेंटिव। मान लीजिए पहले हम बात करते हैं कि सपोज करिए कि कोई पर्सन है, उसको अरेस्ट करके डिटेन कर दिया गया, तो उसको क्या अधिकार मिले हुए हैं, राइट। तो पहला देखिएगा कि यदि किसी पर्सन को किया गया अधिकार, सबसे पहले आप उसको कारण बताइए, राइट। कारण बताइए कि भाई उसको क्यों अरेस्ट कर लिया गया। सपोज करो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई मेरे को अरेस्ट कर ले, ये क्यों पढ़ा रहे हो, इनका शोषण हो रहा है, इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं मन कर रहा ना उनका पढ़ने का, राइट। तो सबसे पहले दे हैव टू इन्फॉर्म मी कि भाई दे हैव अरेस्टेड मी, कम से कम मैं भी तो बताऊँ कि भाई मुझे लग रहा था कि सबको अच्छा लग रहा होगा इसलिए पढ़ा रहे थे, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि मुझे कारण बताया जाए, किसी भी नागरिक को कारण बताए, ताकि वो अपने बचाव के लिए बता सके कि क्यों उसने किया। सपोज करिए कारण बता दिया, अरेस्ट भी कर लिया, तो कहा जाता है 24 घंटे के भीतर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाइए, राइट। पुलिस विल नॉट डिसाइड कि इसके ऊपर क्या चार्जेस लगेंगे, मैजिस्ट्रेट विल डिसाइड। लेकिन इसमें जो 24 घंटा आता है बच्चे, उसमें याद रखिएगा कि यदि सपोज करो कोई छुट्टी हो गई या जो ट्रैवल वगैरह का कॉस्ट, मतलब जो ट्रैवलिंग में टाइम लग रहा है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, राइट। मान लो कि किसी को कहीं चले जा रहे हैं, जाम लगा है और उस चक्कर में 24 घंटा हो गया, राइट। तो जो भी ट्रैवल वगैरह में जो टाइम होता है उसको एक्सक्लूड किया जाता है 24 घंटे में, ठीक। तो उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट बताएगा कि उसको कितने समय के लिए हिरासत में रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो आपको अधिकार मिले हैं ये किसको नहीं मिले हैं, तो ये देखिएगा यदि कोई पर्सन निवारक नज़रबंद है, दूसरा वाला प्रिवेंटिव में है, और यदि कोई शत्रु अन्य देशीय है, मतलब हमारे शत्रु देश का है, चाइना का है, पाकिस्तान का है, और निवारक नज़रबंद है, तब उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, राइट। तो मान लो कि अब किसी को बंद ही कर दिया गया, तो कितने दिनों तक बंद कर सकते हैं, तो इसमें कहा गया है अधिकतम आप 3 महीने से ज़्यादा आप हिरासत में नहीं रख सकते। अगर 3 महीने से ज़्यादा रखना होगा तो आपको एक एडवाइजरी बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। उस एडवाइजरी बोर्ड में जो हाई कोर्ट के जजेस होंगे या जजेस बनने की योग्यता रखने वाले जो पर्सन हैं उनका पैनल बनता है, 3 लोगों का पैनल बनता है। इफ़ दे विल रिकमेंड कि हाँ ठीक है आप इनको रख सकते हैं, तो ही आप रखेंगे, तो ही आप मतलब पुलिस रखेगी, अदरवाइज दे विल हैव टू फ्री देम,
राइट। तो 3 महीने से ज़्यादा आप इसको नहीं रख सकते। ये है आपका आर्टिकल 22। इसमें 2 बातें होती है, एक प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव, ठीक है। आई होप कि आपको आर्टिकल 22 भी क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कानून की समान सुरक्षा की अवधारणा की विशेषता नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्वेश्चन का और इसका आंसर मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सो दैट आई कैन ऑल्सो नो कि आपको कितना समझ में आता है। इसके साथ भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं या जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो थीम है उसको लेके, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग और अच्छा प्रयास कर सकें, ताकि जो है हम बेटर जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रोड्यूस कर सकें, राइट। तो आज की क्लास को फिर हम और आप यहीं पे विराम देते हैं। फिर आपसे मिलना होगा कल की क्लास में अगले जो है मौलिक अधिकार के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।